हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 3 के ऊपर। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। सबसे पहले प्लेटलेट्स क्या हैं। प्लेटलेट्स देखिए, हमारी बॉडी में अभी तक हमने दो सेल्स पढ़े हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो उन पार्ट्स को देख लें ताकि उन लोगों को समझ में आए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में इन डेप्थ में। तो अब बात कर रहे हैं जैसे कि प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। ब्लड में होते हैं ये भी ब्लड के सेल्स हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की तरह। इनका लाइफ स्पैन होता है सिर्फ 3 से 5 दिन ये जिंदा रहते हैं। काफ़ी शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ होता है इनका। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं? स्प्लीन में। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन एक ऑर्गन है। ये कहाँ होता है? एब्डोमिनल एरिया में होता है। कहाँ पे होता है? ये एब्डोमिन एरिया में। आपको ये एक ऑर्गन है स्प्लीन। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में। इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को क्लॉट करना। जैसे आपको कोई इंजरी हो जाती है, चोट लगती है, तो जो ब्लड निकलता है तो उसको अगर रोकना है, अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो ब्लड निकल जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी, पूरा का पूरा ब्लड आपकी बॉडी में से निकल जाएगा। तो उस ब्लड को रोकने का जो काम है वो कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है प्लेटलेट। ये इसका 3D इमेज है प्लेटलेट्स की। फिर यहाँ कंपैरिजन किया गया, ये आपका रेड ब्लड सेल है, ये आपका वाइट ब्लड सेल है, और ये है आपका प्लेटलेट। तो अगर मैं साइज की बात करता हूँ तो सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी। ये इन तीनों में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। उसके बाद होता है ये सेकंड नंबर पे। सबसे छोटा है आपका प्लेटलेट। ठीक है, तो ये साइज कंपैरिजन आप देख सकते हो। फिर हम आते हैं मेन फंक्शन पे। इसका जो मेन फंक्शन है प्लेटलेट का वो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कैसे होती है? जैसे कि मान लीजिए ब्लड की वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल है। अब ये ब्लड वेसल मान लीजिए यहाँ से ये ब्लड वेसल टूट गई, ब्रेक हो गई, रप्चर हो गई, आपको एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा था, ठीक है, तो अब सारा का सारा ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा? जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट। तो ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं एक्टिवेट होकर यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से। और इनके साथ एक प्रोटीन आ जाता है जिसे बोलते हैं फाइब्रिन। क्या बोलते हैं? फाइब्रिन। ठीक है, ये फाइब्रिन कन्वर्ट होता है। ब्लड में एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ये ब्लड में प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन, ये कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। तो ये फाइब्रिन प्लेटलेट के साथ मिलकर यहाँ पे क्लॉट बना देता है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो। देखिए ये आपके प्लेटलेट है, ठीक है, ये आपके रेड ब्लड सेल्स हैं। ये ब्लड यहाँ पे आ रहा है, सारा फ्लो कर रहा है। ये ब्लड वेसल है और यहाँ से पूरा ब्लड बाहर निकल रहा था। तो ये प्लेटलेट आए, इन्होंने, ये प्लेटलेट एक्टिवेट हो गए, इन्होंने ये फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट हो गया फाइब्रिन में। तो इस एक्टिवेटेड प्लेटलेट ने फाइब्रिन के साथ मिला के एक क्लॉट बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया? क्लॉट बना लिया। अब इस क्लॉट में क्या हुआ? सारे जितने भी ये आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल है, क्या हुआ? सब ट्रैप हो गए, अब ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, इसको मैं रिपीट करता हूं। एक्टिवेटेड प्लेटलेट और फाइब्रिन, जो कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन से बना है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट और फाइब्रिन मिलके एक जाल टाइप का बना लेते हैं, एक मैश टाइप का बना लेते हैं, जो कि एक क्लॉट क्रिएट करता है। सारे जितने भी आरबीसी हैं, सारे ब्लड सेल्स हैं, ब्लड को उनको रोक देता है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होती है। ये आप पिक्चर देख सकते हो। देखिए ये आपका प्लेटलेट है, ठीक है, और ये देखिए ये फाइब्रिन है। ये प्लेटलेट्स और फाइब्रिन ने मिलकर एक जैसे मकड़ी स्पाइडर का वेब बनता है ऐसे जाल बना लिया। अब इन्होंने किसको क्लॉट करा? ये देखिए ये रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स को इन्होंने क्लॉट किया है। ब्लड को, ब्लड के सेल्स को और ब्लड को एक क्लॉट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये बाहर पूरी तरह से बॉडी से बह ना जाए। अदरवाइज क्या होगा? सारा का सारा जो ब्लड है चोट में से, इंजरी में से निकल के सारा का सारा ब्लड बाहर बह जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। तो मेन काम प्लेटलेट का क्या है? फाइब्रिन के साथ मिलकर एक क्लॉट बनाना, जिससे कि हम ब्लड को रोक पाए। फिर हम आते हैं ब्लड ग्रुपिंग में। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग कई तरीके से होती है। सबसे फेमस जो तरीका है ब्लड ग्रुपिंग का वो है एबीओ सिस्टम। वो है एबीओ सिस्टम।
ब्लड ग्रुपिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब ये होती किस तरीके से है, देखिए आपके जो आरबीसी होते हैं ना, उनके ऊपर एंटीजन होते हैं, ठीक है। एंटीजन क्या होता है, अगर आपने पार्ट बी देखा है तो मैंने आपको बताया था एंटीजन मेनली एक तरीके से बॉडी के लिए एक फॉरेन सब्सटेंस है जिससे बॉडी लड़ती है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, इस तरीके से एंटीजन होते हैं। एंटीजन क्या है, जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये सब एंटीजन होता है। लेकिन अभी यहाँ पे जो मैं एंटीजन की बात कर रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग तरीके का एंटीजन है। ये आपका आरबीसी है, ठीक है, ये आपका आरबीसी है। अब आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन होता है, या तो ए होता है या बी होता है। अब आप सोचेंगे कि एंटीजन तो एक बॉडी में फॉरेन पार्टिकल की तरह है, एक जर्म की तरह है, तो हमारी बॉडी इसको मार क्यों नहीं देती? हमारी बॉडी इसलिए इसको नहीं मार पाती, एंटीजन को मारने के लिए चाहिए होता है आपको एंटीबॉडी। ये सब मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है पार्ट 2 में, पार्ट 2 देख लीजिएगा। तो अब इस एंटीजन को, ये ए एंटीजन है, इस ए एंटीजन को मारने के लिए क्या चाहिए मुझे चाहिए एंटीबॉडी ए। बट क्या होता है, जिनके ब्लड में एंटीजन ए होता है उनके ब्लड में एंटीबॉडी ए नहीं होती, उनके ब्लड में क्या होती है, एंटीबॉडी बी। तो अब एंटीबॉडी बी है तो इसलिए ये ए एंटीजन कुछ नहीं कर पाता, बॉडी का हार्म नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी बॉडी में इस एंटीजन ए को मारने के लिए एंटीबॉडी है ही नहीं। ये एंटीबॉडी ए कहाँ होगी, ये एंटीबॉडी ए होगी बी, इस वाले केस में एंटीबॉडी ए इसके पास होती है और एंटीबॉडी बी किसके पास होती है, इसके पास। समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट? एक बार दोबारा समझ लीजिए। आरबीसी हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है, इसी के हिसाब से पूरी ब्लड ग्रुपिंग होती है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसी प्रिंसिपल के ऊपर है, तो इसलिए इससे ध्यान समझिएगा। ये आरबीसी है, ये भी आरबीसी है। यहाँ पे आपका एंटीजन है ए, यहाँ पे आपका एंटीजन है बी, ये क्या है, ये एंटीजन है दोनों, ये आरबीसी के ऊपर है। अब जिस पर्सन के ब्लड में आरबीसी में एंटीजन ए होगा, इसके पास जो एंटीबॉडी होगी वो होगी एंटीबॉडी बी, और इसके पास क्या होगा, एंटीबॉडी ए, ठीक है। तो अब ये जो पर्सन है ये ब्लड किससे ले पाएगा, ये ब्लड कभी भी बी से नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये बी से अगर ब्लड लेता है तो क्या होगा, इसकी बॉडी में क्या आ जाएगा, एंटीबॉडी ए आ जाएगा। और जब एंटीबॉडी इसकी, अगर मान लीजिए इसने इससे ब्लड ले लिया, ठीक है, ए ने इससे ब्लड, इस पर्सन ने इससे ब्लड ले लिया, तो क्या हो गया, इसकी बॉडी में क्या आ गया, एंटीबॉडी ए आ गया। अब जब एंटीबॉडी ए आ जाएगा तो एंटीबॉडी ए इसके एंटीजन ए को मार देगा, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए जो ब्लड ग्रुप ए वाले होते हैं, ठीक है, वो हमेशा ब्लड किससे ले पाते हैं, सिर्फ ए से ले पाते हैं, वो बी से नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और आपका जो ब्लड ग्रुप है वो इसी पे डिसाइडेड है कि आपके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है। अगर आपके आरबीसी पे ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए है, अगर आपके आरबीसी पे बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी हो गया। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है यानी कि इसका मतलब आपके आरबीसी पे एंटीजन ए है, तो आप किससे ब्लड ले पाओगे, सिर्फ ए से ले पाओगे, आप बी से नहीं ले पाओगे। बी से क्यों नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी में फिर एंटीबॉडी ए आ जाएगा, एंटीबॉडी ए इस एंटीजन ए के साथ मिलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये आप चार्ट में देख सकते हो, जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आपके रेड ब्लड सेल में कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन। आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपका कौन सा वो होगा, बी एंटीजन रेड ब्लड सेल पे। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके में पास दोनों एंटीजन्स हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आपके पास एक भी नहीं है, ठीक है। आपकी एंटीबॉडी कौन से होंगे, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, और ए भी है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आपकी में एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है, ठीक है। ये सब इस पर डिपेंड करता है कि आपका एंटीजन कौन सा है, उसके हिसाब से आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है और उसके हिसाब से ही आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक डायग्राम है कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकता है, किस किस से नहीं ले सकता। ये ध्यान रखिएगा, ओ को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर और ए बी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट,
ठीक है, आप ऐसे भी आ सकते हो, ये किंग है, ओ क्या है, किंग है, और ये कौन है, बेगर है। ये एक राजा है, ये एक भिखारी है, ऐसे याद रखिए। तो राजा क्या करेगा, राजा सबको देता है, लेता नहीं है किसी से। और बेगर क्या है, बेगर सबसे लेता है, देता किसी को नहीं है। तो ये एक इजी तरीका है याद रखने का। तो अगर ब्लड ग्रुप ओ है, तो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो किस किस को किस किस से ले सकता है। अब देखिए, अगर ब्लड ग्रुप आपका ओ है तो किस किस से ले सकता है। ब्लड ग्रुप ओ मैंने आपको बोला यूनिवर्सल डोनर है, ले किसी से नहीं सकता, दे सबको सकता है। तो अपने आप से तो ले सकता है, हर ब्लड ग्रुप अपने आप से ले सकता है, तो अपने आप से ले लेगा, लेकिन बाकी किसी से नहीं ले पा रहा, किसी से नहीं ले सकता। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है, किंग है, देता है लेता नहीं है। दूसरे किंग से ले लेगा, ओ से ले सकता है, लेकिन बाकी किसी से नहीं लेगा। फिर अब ए की बात करते हैं। ए क्या करेगा, ओ से ले सकता है क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है, राजा से ले सकता है, अपने आप से हर ब्लड ग्रुप ले सकता है, और किसी से नहीं ले सकता। फिर बी पे आ गए, बी फिर ये यूनिवर्सल डोनर सब इससे ले सकता है, ए से नहीं ले सकता, बी से ले सकता है, ए बी से नहीं ले सकता। अब फिर आ गया बेगर पे, ए बी क्या है, बेगर है, बेगर क्या करेगा, सबसे ले लेगा, सबसे ले सकता है ये। ठीक है, तो एक इजी तरीका है इसको याद रखने का। और अब ये दूसरे तरीके का जो हमारा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, इसे हम बोलते हैं आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, आरबीसी पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए एंटीजन, ये आरबीसी है, और दूसरा एंटीजन कौन सा होता है, बी एंटीजन। इसी तरह से एक और एंटीजन होता है जिसे हम बोलते हैं आर एच। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आरबीसी है, इसके ऊपर ए एंटीजन है, या तो बी एंटीजन होता है, ऐसे एक आर एच एंटीजन भी होता है। आर एच क्या है, एक एंटीजन है। अब जिनके आरबीसी पे ये आर एच प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं, जिनके आरबीसी पे आर एच प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे आर एच पॉजिटिव। जिनके आरबीसी पे आर एच एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, इसे हम बोलते हैं आर एच नेगेटिव। ठीक है, तो इसे आर एच फैक्टर भी बोलते हैं कि आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, आर एच फैक्टर एब्सेंट है। ये आर एच फैक्टर या आर एच एंटीजन सबसे पहले पाया गया था, आइडेंटिफाई हुआ था रीसस मोंकी में, इसी के नाम पे, रीसस के नाम पे आर एच फैक्टर इसका नाम दिया गया है। अब मेन सवाल ये आता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस मेनली प्रेगनेंसी के टाइम पे है, मदर और चाइल्ड की हेल्थ के इशू को लेके देखा जाता है। कैसे देखा जाता है, मान लीजिए मदर है, ठीक है, ये मॉम है और ये उसका है, ये मदर है और उसके मदर के वूम में चाइल्ड है। ठीक है, अब ये मदर के वूम में क्या है, चाइल्ड है। अब इस चाइल्ड, ये चाइल्ड आर एच पॉजिटिव है और मदर क्या है, मदर है आर एच नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, मदर के आरबीसी पे आर एच नहीं है और जो चाइल्ड है इसके आरबीसी पे आर एच प्रेजेंट है। ठीक है, ये आप ऐसे ले सकते हो, ये आरबीसी है, इसके पे आर एच प्रेजेंट है, इसके पे आरबीसी क्या है, एब्सेंट है, इसलिए क्या है, ये आर एच नेगेटिव। अब क्या होगा, ये चाइल्ड जब मदर के वूम में है, यहाँ पे आर एच प्रेजेंट है, मदर के ब्लड में आर एच नहीं है, तो मदर की बॉडी इस आर एच को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। ठीक है, और जब वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी तो उसको एज अ एक तरीके से फॉरेन एलिमेंट देखेगी। ठीक है, एज अ उसे थ्रेट देखेगी, और वो क्या करेगी, जब कोई भी चीज बॉडी को एज अ थ्रेट लगती है या फॉरेन एलिमेंट लगती है, तो क्या करता है बॉडी, क्या करती है, जब उसे कोई चीज थ्रेट लगती है तो बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज। अब मदर के ब्लड में इस चाइल्ड की वजह से, ये जो चाइल्ड का ये जो आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी, जिन्हें बोला जाएगा आर एच एंटीबॉडीज। ठीक है, लेकिन जो पहला चाइल्ड है उस केस में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी, पहला चाइल्ड इजीली डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड इजीली डिलीवर हो जाएगा, लेकिन मदर की ब्लड में ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी इसकी वजह से, इस आर एच पॉजिटिव चाइल्ड की वजह से, फर्स्ट चाइल्ड की वजह से। अब मान लीजिए फर्स्ट चाइल्ड डिलीवर हो गया, अब आया सेकेंड चाइल्ड, मदर दोबारा प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, अब सेकेंड चाइल्ड आ गया, और मान लीजिए सेकेंड चाइल्ड भी आर एच पॉजिटिव ही है। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगी क्योंकि मदर की बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी हैं, फर्स्ट चाइल्ड के केस में प्रोड्यूस नहीं हुई थी। ठीक है, तब तक एंटीबॉडीज थी नहीं,
वो स्टिमुलेट हुई थी, जनरेट हुई थी, लेकिन थी नहीं। लेकिन सेकंड चाइल्ड के केस में क्या हुआ, ऑलरेडी एंटीबॉडीज मदर की बॉडी में प्रेजेंट हैं इस RH पॉजिटिव को लेके। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड चाइल्ड के केस में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज आ चुकी हैं फर्स्ट चाइल्ड की वजह से। तो अब सेकंड चाइल्ड को क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी सेकंड चाइल्ड में और मदर के बीच में, बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द मदर्स ब्लड। तो ये जो RH सिस्टम है, ये इस कॉम्प्लिकेशंस को डायग्नोस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए मेनली यूज होता है। आज का वीडियो पसंद आया हो वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक एजुकेशन इन्फॉर्मेशन